गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन। देखिए, फूड चेन जो होता है ये सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन किसको खाता है। तो एक तरीके से ये भी इंडिकेट करता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर होता है। अब देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच one organism consumes another organism to transfer food energy is called a food chain। तो देखिए, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी भी कम्युनिटी के अंदर, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे को कंज्यूम करता है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। अच्छा, सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फूड चेन क्या होता है? लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमें ये शो करता है कि कौन किसको खाता है। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर डिफाइन करना फूड चेन को, तो हम ये कह सकते हैं फूड चेन जो होता है वो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हमें पता लगता है कि कौन किसको खाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक फूड चेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं इन अ ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। देखिए, ग्रासलैंड आप ले लीजिए या फॉरेस्ट ले लीजिए, वहां पर देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रास, बहुत ज़्यादा क्या होती है? ग्रास होती है। दिस ग्रास इज ईटन अप बाय द एनिमल्स लाइक डियर एंड दिस डियर इज देन कंज्यूम्ड बाई लायन। देखिए, जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होती है, वहाँ पर नॉर्मली हमें बहुत ज़्यादा जो है ग्रास देखने को मिलती है। ग्रास हो गए या ग्रीन प्लांट्स हो गए। इन ग्रीन प्लांट्स को बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं कि मान लीजिए ये जो ग्रीन ग्रास है, इसको कौन खाता है? डियर खाता है। और डियर को कौन खाता है? लायन खाता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गई? फूड चेन हो गई, जिसमें 3 स्टेप है। पहले स्टेप में तो ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं, ग्रास आ रही है। दूसरे स्टेप में कौन आ रहा है? डियर आ रहा है। और तीसरे में कौन आ रहा है? लायन आ रहा है। सही। इस तरीके की बहुत सारी फूड चेन जो है आपको फॉरेस्ट में या ग्रास लैंड में देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि जो भी ग्रीन ग्रास होगी उसे कौन खाएगा? डियर। और डियर को कौन खाएगा? लायन। तो एक तरीके से हमें एनर्जी का ट्रांसफ़र पता लग रहा है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र पहले ग्रीन प्लांट से किस में हुआ? डियर में। और फिर डियर की जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र किस में हुआ? लायन में हुआ। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल फूड चेन है, जिसके अंदर हमने क्या किया? 3 स्टेप्स कंसीडर किए हैं। 3 मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने इसमें कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्रीन ग्रास। और उसको कौन खा रहा था? डियर। और उसको कौन खा रहा था? लायन। अच्छा, अब देखिए, इस केस में यहाँ पर जो ग्रास है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। ग्रास को हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। क्यों? जो ग्रीन ग्रास होती है वो क्या करती है? अपना जो खाना होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपनी बॉडी में खुद बना लेती है बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है? तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पर जो ग्रीन ग्रास होगा वो कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। अच्छा, अब दिस ग्रास इज देन कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर कॉल्ड डियर। और जो डियर होगा वो क्या होगा? हर्बीवोरस एनिमल होगा। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं। एंड डियर इज कंज्यूम्ड बाय कार्निवोरर लायन। और लायन जो होगा वो क्या होगा? कार्निवोरस होगा। तो देखिए, इसमें 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में ग्रीन ग्रास थी, दूसरे में डियर और तीसरे में लायन। तो ग्रीन ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। क्यों? वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लेते हैं। दूसरा स्टेप जो था, दूसरा जो लेवल था, उसमें कौन आ रहा था? डियर आ रहा था। और डियर कौन होगा यहाँ पे? वो हर्बीवोरस होगा। क्यों? वो क्या कर रहा है? ग्रीन ग्रास खा रहा है।
और लास्ट में क्या आएगा, लायन। लायन क्या होगा, कार्निवरस, क्योंकि वो एनिमल को खा रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए ये जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर आप कोई भी फूड चेन कंसीडर करते हैं उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है, ग्रीन ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, और डियर को कौन खा रहा है, लायन। मतलब ग्रास से एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, डियर के पास जा रही है, और डियर से कहाँ जा रही है, लायन में जा रही है। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगी। बाई डायरेक्शनल में क्या होता है, एनर्जी अगर ग्रास से डियर में आ रही है और डियर से लायन में आ रही है तो एनर्जी जो है लायन से डियर में भी जानी चाहिए और डियर से ग्रास में भी जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितनी भी फूड चेन आप देखेंगे उसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा। क्लियर है। देखिए इसमें एनर्जी जो है वो ग्रास से डियर में जाएगी, डियर से किस में जाएगी, लायन में जाएगी। इसका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं है। रिवर्स मतलब एनर्जी जो है वो लायन से किस में जाए, डियर में जाए, और डियर से किस में जाए, ग्रास में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फूड चेन होती है इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। अब देखिए इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं फूड चेन के। और देखिए अब हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले कौन आएगा, ग्रास आएगी। ग्रास मतलब ग्रीन प्लांट्स आप कंसीडर कर लीजिए, ग्रीन प्लांट्स ले लीजिए, ग्रास ले लीजिए। उसको कौन खाएगा, इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा, ईगल। तो अब देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप फूड चेन लेंगे उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रीन प्लांट से ही होता है। वो कहाँ से होता है, हमेशा ग्रीन प्लांट से ही होता है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रीन प्लांट्स ले लीजिए या ग्रास ले लीजिए, एक ही बात है हमारे केस में। इसको कौन खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है, ईगल खा रही है। क्लियर है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया किसका, फूड चेन का। इसमें 4 लेवल है, 4 जो है इसमें स्टेप है। पहले लेवल पे तो ग्रास आती है, दूसरे लेवल पे इंसेक्ट आता है, तीसरे पे फ्रॉग आता है, और 4th लेवल पे बर्ड आती है, ईगल। अब देखिए यहाँ पर ग्रास जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। ग्रास क्या है यहाँ पर, प्रोड्यूसर है। और जो इंसेक्ट है वो क्या है, हर्बीवोर है, हर्बीवोरस है। सही है। और इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। और फ्रॉग जो है वो क्या है, कार्निवोर है। कार्निवोर क्यों है, क्योंकि ये एनिमल को खा रहा है। क्लियर है। अच्छा, इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। वेयर एज जो बर्ड है ये क्या है, ये टॉप कार्निवोर है। टॉप कार्निवोर कह दीजिए या लार्ज कार्निवोर बोल दीजिए। और इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो आपको जो एनिमल्स दिए हुए हैं, जो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं वो किस लेवल पर हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, ये भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए ग्रास जो है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। क्यों, ये अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लेता है। ये जो इंसेक्ट है ये हर्बीवोर है, क्यों, ये प्लांट को खा रहा है। सही है। मगर ये कंज्यूमर भी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग किसको खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है, तो ये इसे भी कार्निवोर बोलेंगे, मगर इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल कार्निवोर बोलेंगे। और इसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। ये प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इस फ्रॉग को कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है, तो ईगल को हम क्या बोलेंगे, टॉप कार्निवोर बोलेंगे। और कंज्यूमर भी इसे क्या बोलेंगे हम, टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है। और ये प्रोड्यूसर और ये हर्बीवोरस। सही है। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल कार्निवोर, और इसे बोलेंगे टॉप या लार्ज कार्निवोर। तो आपको इसको किस तरीके से नाम देना है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया है फूड चेन का, इसमें 4 लेवल हैं। पहले लेवल पर ग्रास आता है, ग्रास प्रोड्यूसर हो गया। दूसरे लेवल पर आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट हर्बीवोर हो गया। और तीसरे पे आता है फ्रॉग, फ्रॉग जो है वो कार्निवोर हो गया। और बर्ड जो है वो भी कार्निवोर है। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फ्रॉग को क्या बोलते हैं, स्मॉल कार्निवोर बोलते हैं, और
बर्ड को बोलते हैं टॉप कार्निवोर। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हिसाब से बोलना है तो ये आपका प्रोड्यूसर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्सरी कंज्यूमर है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम एक और फूड चेन लेते हैं। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 4 लेवल ले रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले प्लांट्स, सारी की सारी जब फूड चेन होंगी उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्रोड्यूसर होता है और वो क्या होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं नॉर्मली, सही, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूसर है, इनको कौन खा रहे हैं, वॉर्म्स खा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए क्योंकि वो प्लांट्स को खा रहे हैं। इन वॉर्म्स को कौन खा रहा है, बर्ड्स खा रही हैं, तो बर्ड्स क्या हो गए इसमें, कार्निवोर हो गए। क्लियर है? और बर्ड्स को कौन खा रहे हैं, कैट, तो कैट क्या हो जाएगा, वो भी कार्निवोर होगा। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसे स्मॉल और इसको टॉप कार्निवोर बोल सकते हैं। सही है? अच्छा, अगर आपको कंज्यूमर के हिसाब से बताना है तो ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्सरी कंज्यूमर है। तो दोनों तरीके से आपको नेमिंग करनी यहाँ पर आनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए वी विल नाउ डिस्कस द फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम का कई बार जो है फूड चेन के एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है, इन अ पॉन्ड, लेक और सी इकोसिस्टम द एल्गी आर ईटन अप बाई प्रोटोजोआ। देखिए इसमें क्या होता है, जो पानी के अंदर एल्गी होती है उनको कौन खाते हैं, उनको प्रोटोजोन्स खाते हैं। एंड प्रोटोजोन्स आर ईटन अप बाई स्मॉल फिश, और इन प्रोटोजोन्स को कौन खाता है, स्मॉल फिश खाती हैं। और जो स्मॉल फिश होती है इनको कौन खाती है, इनको बिग फिश खाती है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले यहां पर आएगा एल्गी, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए हमें नजर आते हैं। इनको कौन खाते हैं, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को कौन खाता है, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है, बिग फिश। क्लियर है? तो इस तरीके से एनर्जी जो है एल्गी से किस में जा रही है, प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स से स्मॉल फिश में जा रही है और स्मॉल फिश से बिग फिश में जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ये तीनों की तीनों क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कंज्यूमर है। अच्छा, अब ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर है, क्यों, ये प्लांट्स को खा रहे हैं, और ये दोनों कार्निवोर हैं। अच्छा, कार्निवोर के हिसाब से ये स्मॉल कार्निवोर है और ये लार्ज कार्निवोर है। तो आपको एक एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ फूड चेन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर होते हैं किसी गिवन फूड चेन में। जैसे यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रास, डियर एंड लॉयन। यहाँ पे 3 लेवल है। पहले लेवल पर कौन है, ग्रास है, दूसरे लेवल पे कौन है, डियर है, और तीसरे लेवल पर कौन है, लॉयन है। तो इनकी जो है स्पेसिफिक जो है पोजीशन है इस फूड चेन के अंदर। ये प्रोड्यूसर लेवल पर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर पर है और ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर है। सही है? और आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर है और ये कार्निवोर है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप एक ध्यान रखिएगा, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग फूड चेन पर अलग अलग लेवल पर हो सकता है। एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग फूड चेन पर अलग अलग लेवल पर हो सकता है। सही। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वन ऑर्गेनिज्म कैन अकर इन मोर देन वन फूड चेन। सही है? एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा फूड चेन में हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लीजिए आप, यहाँ पर आपको दे रखा है ग्रास, ग्रास के बाद आ रहा है डियर और डियर के बाद है लॉयन। तो यहाँ पे देखिए ग्रास और डियर आपको 2 एक फूड चेन में दे रखे हैं। अब इनसे रिलेटेड दूसरी
फूड चेन बनाते हैं। इसमें ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है? डियर। डियर को कौन खा रहा है? जैकाल। अब देखिए ग्रास और डियर पहले वाली फूड चेन में भी थी और इस वाली फूड चेन में भी है। क्लियर है? तो देखिए 2 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। पहला, किसी गिवन फूड चेन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस पर होता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो अलग अलग फूड चेन में भी हो सकता है और मे बी उनकी जो पोजीशन है हर फूड चेन में अलग हो, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ केसेस में। तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है फूड वेब। देखिए एक पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए ग्रास लैंड है या फॉरेस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। बहुत सारी क्या होती है? फूड चेन्स होती हैं। और उसमें कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन में तो दूसरे नंबर पर होगा और किसी फूड चेन में वो क्या होगा? तीसरे नंबर पर होगा। ऐसा भी होता है। सही, कई केसेस में ऐसा होता है। तो इस तरीके से जब हम बहुत सारी फूड चेन्स को आपस में लिंक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। बहुत सारी फूड चेन्स का जो लिंकेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। देखिए, द इंटरकनेक्टेड food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between various species is called a food web. क्लियर है? अच्छा, अगर आपको सिंपल वर्ड में लिखना हो, द नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ फूड वेब। सही है? ये नेटवर्क होता है लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स का जो कि किसी भी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। द फूड वेब हैज मैनी इंटरक्रॉसेस एंड लिंकेज अमंग द वेरियस स्पीसीज। इसमें बहुत सारे जो होंगे क्रॉसेज होंगे और बहुत सारे क्या होंगे? लिंकेज होंगे। वो मैं अभी आपको समझा दूंगा डायग्राम के थ्रू। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स होती हैं वो आपस में क्या होती है? इंटरलिंक्ड होती हैं। वो क्या होती है? आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। वो कभी भी एक दूसरे से आइसोलेट नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-3 मैंने सिंपल फूड चेन्स लिए हैं और उनको आपस में इंटरलिंक किया है। देखिए पहली फूड चेन है, यहाँ पे प्लांट को कौन खा रहा है? रैबिट। रैबिट को कौन खा रहा है? हॉक। अच्छा, दूसरी फूड चेन में प्लांट को कौन खा रहा है? रैट। और रैट को कौन खा रहा है? हॉक। तीसरी फूड चेन में प्लांट को खा रहा है रैट, रैट को खा रहा है स्नेक। सही है? फोर्थ में प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खा रहा है? हॉक। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट में प्लांट को कौन खा रहा है? बर्ड, बर्ड को कौन खा रहा है? हॉक। सही है? नेक्स्ट में प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर, ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। सही है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने 4-5 जो है सिंपल सी फूड चेन ले ली है और उनको आपस में मैंने क्या किया? इंटरलिंक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइस है, सही है, ये एक तो इस फूड चेन में आ रहा है प्लांट, रैट, हॉक। दूसरा प्लांट, रैट और स्नेक। तो इस ये क्या हो गया? ये लिंकेज हो गया इस फूड चेन और इस फूड चेन के बीच में। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखिए बहुत सारे क्रॉसओवर भी हैं। ये देखिए एक क्रॉसओवर बन रहे हैं यहाँ पे। सही है? तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी फूड चेन्स होती हैं उनके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? लिंकेज और क्रॉसओवर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, किसी भी इकोसिस्टम में एक से ज़्यादा फूड चेन्स जो होती है वो साइमल्टेनियसली काम कर रही होती है। तो उनका जो इंटरकनेक्शन होता है, उनकी जो लिंकेज होती है, उनका जो नेटवर्क होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर मैंने डायग्राम आपको दिखाया था, इसमें टोटल जो है 6 फूड चेन्स बन रही है। अब इसके बाद आता है ट्रॉपिक लेवल। देखिए, अ फूड चेन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फूड इन अ गिवन सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग्स। सही, एक फूड चेन जो आपको दी होगी वो क्या करती है? वो फ्लो ऑफ फूड बताती है। सही है? इन अ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? फूड चेन क्या करता है? आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है
कि कौन किसको खाता है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। अब ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? आपको एक फूड चेन दी हुई है, सही, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स होंगे, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सी जो सबसे पहली फूड चेन ली थी, उसमें क्या लिया था हमने? सबसे पहले लिया था प्लांट। प्लांट को कौन खाता है? डियर। और डियर को कौन खाता है? लायन। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल है और ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस और कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल कितने ट्रॉपिक लेवल्स हैं बच्चों? 3 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। क्लियर है? अच्छा, ट्रॉपिक लेवल को हम फीडिंग लेवल भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिक लेवल को हम क्या बोलते हैं? फीडिंग लेवल भी बोलते हैं। अब देखिए, जितने भी हमारे पास ट्रॉपिक लेवल होंगे उसमें सबसे पहला नंबर जो होता है वो किसका आता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। वो किसका होता है? प्रोड्यूसर्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स का होगा। क्लियर है? देखिए, जितने भी आपको ट्रॉपिक लेवल दिए होंगे उनमें पहला जो लेवल होता है वो किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का होता है। दूसरा सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो किसका होता है? हर्बीवोरस का होता है। हर्बीवोरस कौन से? जो प्लांट्स को खाते हैं। तीसरे से जो है वो कार्निवोरस स्टार्ट हो जाते हैं, सही। तीसरा ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो कार्निवोर का होगा और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो भी क्या होगा? कार्निवोर्स का होगा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो कार्निवोर्स होंगे उनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो थर्ड लेवल पर आएगा उसे हम स्मॉल कार्निवोर बोल देंगे और जो फोर्थ पर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? लार्ज कार्निवोर बोल देंगे। क्लियर है? तो जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं फूड चेन में उनमें सबसे पहले प्लेस जो होता है वो प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरी हर्बीवोर्स, तीसरे और चौथे नंबर पर कार्निवोर्स आते हैं। अगर आपको इन कार्निवोर्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो तीसरे नंबर पे स्मॉल कार्निवोर आएगा और फोर्थ नंबर पर लार्ज कार्निवोर आएगा। अब देखिए, इस तरीके से जो है हम ट्रॉपिक लेवल्स को शो करते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ट्रॉपिक लेवल्स में हम क्या करते हैं? जो पहला लेवल होता है उसको नीचे लिखते हैं, दूसरा लेवल जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तीसरे को उसके ऊपर लिखते हैं और फोर्थ को उसके ऊपर लिखते हैं। अगर फिफ्थ होगा तो फिफ्थ को हम क्या करेंगे? फोर्थ के ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले लेवल पर कौन आएगा? प्रोड्यूसर, दूसरे पे हर्बीवोर्स, तीसरे पे कार्निवोर्स और फोर्थ पे क्या आएगा? लार्ज कार्निवोर। क्लियर है? अच्छा, आप इसको ऐसे रेक्टेंगल बॉक्सेस में भी लिख सकते हैं और इस तरीके से पिरामिड लगाकर भी बना सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे भी पिरामिड में पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोर्स होते हैं, फिर टर्सरी कंज्यूमर जो कि टॉप कार्निवोर्स होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पिरामिड बनाते हैं, ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल होता है उसकी स्पेस ज़्यादा होती है, उसके बाद स्पेस क्या होती है? अपने आप ही कम होती चली जाती है। ये आप यहाँ भी देख रहे होंगे। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल में आप जितना नीचे जाते हैं उतने वहाँ पर क्या होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? जैसे सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट होंगे, उनको खाने वाले जो एनिमल्स होंगे उनकी संख्या ग्रीन प्लांट्स के मुकाबले कम होती है। आज इन हर्बीवोर्स को खाने वाले जो एनिमल्स होंगे उनकी संख्या इनसे कम होती है। क्लियर है? और सबसे कम नंबर किसका होता है? जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रॉपिक लेवल में जो जितना नीचे होता है उसको हम उतनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा है प्लीज नोट दैट द डायग्राम शोन इन फिगर इज टेपरिंग अपवर्ड। टेपरिंग मतलब छोटा होता चला जा रहा है, कटता हुआ चला जा रहा है। बिकॉज एज वी गो अप हायर द ट्रॉपिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देम डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल में ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अपने आप ही कम होते चले जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं?
जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उसमें नीचे बड़ा बॉक्स बनाते हैं, उसके ऊपर बॉक्सों का साइज़ जो होता है वो छोटा होता चला जाता है। चाहे आप पिरामिड बना लीजिए, सबसे नीचे वाला पिरामिड सबसे बड़ा होगा और उसके ऊपर जो होंगे कंसिक्वेंट जो पिरामिड होंगे उनका साइज़ क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये भी पिरामिड है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, उसके बाद हर्बीवोर्स आ रहे हैं, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स आ रहे हैं, कार्निवोर्स के बाद क्या आ रहा है, टॉप कार्निवोर्स आ रहा है। सही है। सबसे नीचे कौन है, प्लांट है, उसके ऊपर माइस, उसके ऊपर स्नेक, उसके ऊपर हॉक। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मेंस एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम, के जो ह्यूमन बीइंग है इनकी एक्टिविटीज किस तरीके से इकोसिस्टम को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। देखिए सम ऑफ द मेंस एक्टिविटीज लाइक हंटिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स डिस्टर्ब द फूड चेन्स इन विच दीज एनिमल्स नॉर्मली टेक पार्ट। देखिए जो ह्यूमन बीइंग होता है वो क्या करता है, एनिमल्स की हंटिंग करता है। इस कारण क्या होता है, वो फूड चेन के अंदर आने वाले कई एनिमल्स को क्या करता है, उस फूड चेन से एलिमिनेट कर देता है, या उनका जो नंबर होता है वो क्या करता है, कम कर देता है। उस कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसके बहुत सारे क्या होते हैं, इल इफेक्ट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मेंस एक्टिविटीज लाइक हंटिंग लेट्स टू एन इम्बैलेंस इन द functioning of an ecosystem and ultimately in the functioning of the whole biosphere। देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की। तो उस केस में क्या होता है, ये उनका नंबर जो है फूड चेन के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब होता क्या है, हर एनिमल की जो होती है या ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोसिस्टम के अंदर। अब अगर मान लीजिए वो उस इकोसिस्टम के अंदर नहीं होंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होगा, वो अपने आप ही बिगड़ जाएगा। ये किसका इल इफेक्ट है, ये मेंस एक्टिविटी का इल इफेक्ट है। अब देखिए इसके हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट। देखिए सहारा डेजर्ट का जो एरिया था वो पहले फॉरेस्ट से भरा हुआ था। फिर हुआ क्या, व्हेन द रोमन्स स्टार्टेड कैप्चरिंग लायंस, वहाँ पर जो रोमन्स थे उन्होंने क्या किया, लायंस को कैप्चर करना चालू कर दिया। द पॉपुलेशन ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट वाज रिड्यूस टू लार्ज एक्सटेंट। उसके कारण हुआ क्या, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ लायंस जो है वो कम होते चले गए। लायन इज अ प्रीडेटर विच किल्स द हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गोट, बफेलो एटसेट्रा। अब लायन क्या करता है, ये शिकार करता है किनका, बहुत सारे हर्बीवोरस एनिमल्स का जो कि ग्रास खाते हैं। नाउ सिंस द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर लायन डिक्रीज देयर वाज नो वन टू किल द हर्बीवोरस एनिमल्स। अब देखिए हुआ क्या, रोमन्स ने क्या किया, जो सहारा एरिया था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लायंस को कैप्चर करना चालू कर दिया। इस कारण फॉरेस्ट के अंदर लायंस का जो नंबर है वो कम होता चला गया। अब लायन क्या करता है, वो बफेलो, शीप, गोट वगैरह जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। अब उनका नंबर कम हो गया तो इस कारण क्या हुआ, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और वो क्या करते हैं, वो ग्रीन ग्रास खाते हैं। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, जितनी उनको ग्रास खानी चाहिए उससे ज़्यादा ग्रास क्या करे, उन्होंने फॉरेस्ट की कंज्यूम करनी चालू कर दी। क्यों, उनको खाने वाला कोई लायन था नहीं। क्लियर है। तो इस कारण हुआ क्या, लायन के नंबर कम होने के कारण जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ता चला गया। और उन्होंने जितनी ग्रास खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, उससे ज़्यादा ग्रास क्या कर दी, उन्होंने खानी चालू कर दी। अच्छा, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दीज हर्बीवोरस एनिमल्स एट
अप ऑल द वेजिटेशन। तो अब हुआ क्या, कुछ सालों बाद उस फॉरेस्ट की सारी जो वेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई, और एट लास्ट हुआ भी क्या, वो सारे के सारे हर्बीवोरस एनिमल्स थे वो सारे के सारे भी भूखे मर गए। तो एट द एंड हुआ क्या, एक लस ग्रीन फॉरेस्ट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये किसका इफेक्ट है, ये इल इफेक्ट है ह्यूमन हंटिंग का। इसी तरीके से आर ऑन राजस्थान डेजर्ट वार फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑफ वेजिटेशन बाई प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ट्राइब्स ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए होता क्या है, हर एनिमल की इकोसिस्टम में क्या होती है, एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर मान लीजिए उस एनिमल की पॉपुलेशन या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए इकोसिस्टम में, तो वो क्या करता है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, बिगाड़ देता है, और उसके बहुत सारे इल इफेक्ट होते हैं। एक तो हमने पढ़ ही लिया। अब देखिए क्वेश्चन एक आता है, बहुत बार पूछा गया है कि इसमें हमें वो कहेंगे कि हमें एक फूड चेन कंसीडर करनी है, सही है। फूड चेन में सबसे पहले क्या आएगा, ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास को कौन खाते हैं, डियर, और डियर को कौन खाता है, लॉयन। अब वो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मान लीजिए आप सारे के सारे लॉयंस को यहाँ से रिमूव कर दें, सारे के सारे लॉयंस को आप यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या होगा, क्लियर है। अब देखिए होगा क्या, इफ ऑल द लॉयंस इन ए फॉरेस्ट आर रिमूव्ड बाय किलिंग और कैप्चरिंग देन देयर विल बी नो प्रेडेटर कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन ऑफ डियर। तो इस केस में क्या होगा, डियर को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो डियर की जो पॉपुलेशन है कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। उस कारण क्या होगा, डियर्स का जो नंबर होगा वो बढ़ेगा, और डियर्स क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास खाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर डियर्स की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी तो वो क्या करेंगे, सारा का सारा जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट का वो क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉरेस्ट के अंदर कोई भी चीज़ जो है खाने लायक डियर्स के लिए नहीं बचेगी, तो अल्टीमेटली वो भी जो है वो भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस फूड चेन में से लॉयन को हटा देता हूँ तो उस कारण क्या होगा, डियर्स की पॉपुलेशन पहले बढ़ेगी, बढ़ने के कारण वो क्या करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, वो सारे के सारे जो वेजिटेशन है फॉरेस्ट का वो खा जाएंगे, और अल्टीमेटली जब उनके पास खाने का कुछ नहीं होगा तो वो भी क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें वो ये पूछ सकते हैं, अगर सारे के सारे डियर आप यहाँ से रिमूव कर दें, सारे के सारे डियर जो है आप यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या होगा। अब देखिए डियर जो होता है, डियर इज अ फूड ऑफ लायन, डियर किसका फूड है इस फूड चेन में, लायन का। नाउ इफ समहाउ ऑल द डियर पॉपुलेशन फ्रॉम अ फॉरेस्ट इज रिमूव्ड देन देयर विल बी नॉट सफिशिएंट फूड फॉर द लायंस। तो इस कारण होगा क्या कि जो लायंस है उनको खाना नहीं मिलेगा। सम ऑफ द लायंस विल डाई because of the starvation and hence the population of lions will decrease. The decrease in population of lions will disrupt other food chains in which lions operate. अब देखिए इस केस में होगा क्या, अगर सारे के सारे डियर आप वहाँ से रिमूव कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, डियर्स को कौन खाता है, लॉयन खाते हैं। लॉयन उनका क्या होता है, लॉयन का फूड क्या होता है, डियर है इस फूड चेन में। तो इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे काफ़ी सारे जो लायंस होंगे वो भूखे मर जाएंगे, क्लियर है। और ऐसी बहुत सारी दूसरी भी फूड चेन्स होंगी जहाँ पर लॉयन जो है वो ऑपरेट करता होगा, तो उनमें भी क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। द हंग्री लॉयंस ऑफ द फॉरेस्ट कैन कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड मे इवन किल डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमन बींग फॉर ऑब्टेनिंग फूड। अब देखिए जो भूखे नहीं मरेंगे लॉयंस, कुछ तो बहुत जल्दी भूखे मर जाएंगे, कुछ जो टिक जाएंगे वो क्या करेंगे, फूड की सर्च में क्या करेंगे, फॉरेस्ट से बाहर आएंगे। फॉरेस्ट से बाहर आएंगे तो क्या आएंगे, रिहायशी इलाकों में आएंगे जहाँ पर लोग रहते हैं। तो पहला उनका जो टारगेट होगा वो क्या होंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे। अगर डोमेस्टिक एनिमल्स उनको नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, ह्यूमन बींग्स को क्या करेंगे, वहाँ पर टारगेट करेंगे। तो देखिए हमने दो क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। अगर हम सारे के सारे लॉयंस को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, और अगर सारे के सारे हम डियर्स को रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन ये आता है, इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड। अब अगर मान लीजिए हम सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को रिमूव कर दें, मतलब सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स को क्या करें, वहाँ से रिमूव कर दें तो क्या होगा। इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रास
and other plants are removed, then no deer or lion will be able to exist. इस केस में क्या होगा, अगर प्रोड्यूसर ही नहीं होंगे तो डियर नहीं बचेंगे, डियर क्यों नहीं बचेंगे, क्योंकि उनका फूड क्या होता है, वो होता है ग्रीन ग्रास। क्लियर है? अच्छा, और जब डियर नहीं होंगे तो उनको खाने वाले लायन भी नहीं होंगे, तो इस केस में क्या होगा, धीरे धीरे डियर और लायन दोनों की होगी पॉपुलेशन वो कम हो जाएगी। दिस इज बिकॉज द फूड एंड एनर्जी नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रास प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो देखिए इस तीनों क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि फूड चेन के अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी का भी नंबर कम या ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, पूरी की पूरी फूड चेन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और वो इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है, नेचर के बिगाड़ देता है। तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और जो सा क्वेश्चन नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द सन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेंटेनिंग ऑल द लाइफ ऑन अर्थ। देखिए अर्थ के ऊपर जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सन है। वो क्या है, सन है। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, के एनर्जी किस तरीके से जो है ट्रांसफर होती है फूड चेन के अंदर। देखिए इसमें the food chain in a community actually represent a stepwise transfer of food and energy contained in food। देखिए जो फूड चेन होता है वो एक तरीके से क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट कर कर बताता है स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। क्लियर है? वो क्या करता है, फूड चेन क्या करता है, स्टेप वाइज बताता है कि एनर्जी जो है ट्रॉपिक लेवल में किस तरीके से ट्रांसफर होती है। अब देखिए द फूड एंड एनर्जी एंटर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जो एनर्जी होती है वो कहाँ पर आती है, किसके थ्रू आती है, वो आती है सनलाइट के थ्रू। सही है? सबसे पहले जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड है वो अपनी बॉडी के अंदर बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरीके से जो एनर्जी एंटर हो रही है वो किसके कारण हो रही है, वो हो रही है सनलाइट के कारण। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कारण हो रही है। और किसके अंदर एनर्जी बन रही है सबसे पहले, वो एनर्जी बन रही है सबसे पहले प्लांट के अंदर। क्लियर है? दिस is because photosynthesis is a process which combines the substances like carbon dioxide, water and sunlight energy to form food like carbohydrate and converts light energy of the sun into chemical energy of the carbohydrate। तो photosynthesis करता क्या है, ये केमिकल एनर्जी जो होती है किसकी, सन की, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस फूड एंड एनर्जी इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म टू हर्बीवोरस एंड देन फ्रॉम हर्बीवोरस टू कार्निवोरस। तो देखिए सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं। उस फूड को कौन खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन खाता है, कार्निवोरस खाते हैं। स्मॉल कार्निवोरस को कौन खाता है, टॉप लार्ज कार्निवोरस खाते हैं। तो इस तरीके से जो एनर्जी है सबसे पहले कहाँ पर बन रही है, वो बन रही है प्लांट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उस एनर्जी का ट्रांसफर फिर हो रहा है हर्बीवोरस एनिमल्स में, हर्बीवोरस से स्मॉल कार्निवोरस में, स्मॉल कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस में एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो वन लेवल से दूसरे लेवल पर होता है।
अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, देखिए पहले स्टेप में क्या होता है, द ग्रीन प्लांट्स हैव अ मैकेनिज्म फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। देखिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आफ्टर ट्रैपिंग द सोलर एनर्जी कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी विच स्टोर्ड। फिर ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इस सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्लांट के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। थस द इनिशियल पॉइंट वेयर एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट एंटर्स इनटू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सबसे पहले जो एनर्जी है जो एनवायरनमेंट में एंटर हो रही है इकोसिस्टम के अंदर, सही है, वो प्रिपरेशन ऑफ फूड में काम आ रही है। किसके, ग्रीन प्लांट्स के। और किस प्रोसेस से वो करते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस से। अच्छा अब देखिए, ऑन एन एवरेज अबाउट 1% ऑफ द सन एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज अ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। अच्छा अब देखिए एस्टिमेट ये लगाया गया है कि एट एन एवरेज जितनी भी एनर्जी लीव्स के ऊपर पड़ती है, जितनी भी सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ती है, उसका 1% जो होता है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। उसका 1% वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। क्लियर है। बाकी 99% जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। देखिए सनलाइट, सन से एनर्जी आ रही है, जितनी एनर्जी प्लांट की लीफ के ऊपर पड़ती है उसका सिर्फ वो 1% क्या करते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं और उसको वो क्या करते हैं, फूड की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। क्लियर है। अच्छा, द प्लांट यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन देम फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब जितनी भी एनर्जी वो स्टोर करते हैं उसका वो क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू हो गया। क्लियर है। अब होता क्या है, इनमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको वो क्या करते हैं, फूड की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स आर ईटन अप बाई हर्बीवोरस। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसफर्ड विद फूड टू हर्बीवोरस। अब होगा क्या, पहले स्टेप में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की हेल्प से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या करते हैं, फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर बना लेते हैं। सही। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो क्या होती है, हर्बीवोरस के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। द हर्बीवोरस यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब हर्बीवोरस क्या करते हैं, उस केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर metabolic activities like respiration and growth and repair of their tissue. Some of the energy however remains unutilized which is released by the herbivorous as heat energy to the environment. और कुछ एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और वो सारी की सारी क्या होती है, हीट की फॉर्म में क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है। अच्छा अब देखिए थर्ड स्टेप में जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे उनको क्या करेंगे, कंज्यूम, कार्निवोरस क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। एंड द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस इज ट्रांसफर्ड विद फूड टू द कार्निवोरस। अब जितनी भी एनर्जी जो फ्लैश में होगी किसके, हर्बीवोरस एनिमल्स के, वो सारी की सारी क्या होती है, कार्निवोरस में ट्रांसफर हो जाती है। द कार्निवोरस
utilize this energy for their various metabolic activities like respiration and also for the growth and repair of their tissue. Some of the energy however remains unutilized by the carnivorous and it is released as heat energy into the environment. अब फिर वही केस होगा, जो भी फ्लैश के अंदर एनर्जी होती है किसके, हर्बीवोरस के, वो सारी की सारी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, कार्निवोरस में ट्रांसफ़र हो जाती है। कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, इसका एक जो पोर्शन जो होता है उसको वो यूटिलाइज कर देते हैं फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और कुछ जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और वो हीट की फॉर्म में क्या होती है, अपने आप ही एनवायरनमेंट में चली जाती है। और यही जो प्रोसेस होता है वो टॉप कार्निवोर्स में भी रिपीट होता है। तो इस तरीके से जो एनर्जी होती है बच्चों, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर आती है, प्लांट से जाती है हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से जाती है स्मॉल कार्निवोर्स में, स्मॉल कार्निवोर्स से जाती है टॉप कार्निवोर्स के अंदर। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है द एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम। एनर्जी जो होती है वो कभी भी इकोसिस्टम के अंदर क्रिएट नहीं होती है। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो होती है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले क्या होगा, जो लाइट एनर्जी आ रही है कहाँ से, सन से, उसको प्लांट्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, सही, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, देयर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल of organisms to next trophic level in a food chain, और there is a continuous, अब एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू वन ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गन्स टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गन्स में। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, at each tropic level of organisms some of the energy is utilized by the organisms for their metabolic activities like respiration and growth। हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, कुछ एनर्जी जो होता है ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, अ पार्ट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज यूटिलाइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डीकम्पोजर्स। और कुछ एनर्जी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कुछ एनर्जी जो होती है हर ट्रॉपिक लेवल में, सही, वो यूटिलाइज होती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डीकम्पोजर्स। अच्छा, अब सबसे मेन पॉइंट जो है ये है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पर, तो हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हर ट्रॉपिक लेवल में जहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, लॉस होगी, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। इस पॉइंट के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लो ऑफ मटेरियल इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। जो फ्लो ऑफ मटेरियल होता है इकोसिस्टम में वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है। बट फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। मगर फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। ये लास्ट के 3 पॉइंट जो है इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो इस क्लास को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।